गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुबरनेटिस के अंदर कई ढेर सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट जो आपको बेहद दिलचस्प लगने वाले हैं, जिनमें एक खास टॉपिक है परसिस्टेंट वॉल्यूम का और दूसरा खास टॉपिक है लाइवनेस प्रोब का। दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि भाई परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, उससे पहले बोर्ड पे कुछ फालतू की बातें लिखी हुई हैं, वो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, फालतू इसलिए कही है क्योंकि ये थ्योरी हमारे किसी मकसद की नहीं होती, बट ये काम आती है जब इंटरव्यू पे जाते हैं आप और वहां पे बातें करते हैं। ठीक है, तो ये वहां आपको हेल्प करेगा। In a typical IT environment, storage is managed by the storage system administrator। कुछ ब्ला ब्ला यहाँ पे बातें लिखी हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, बाकी आप रीड डाउन कर लीजिएगा। आईटी एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास स्टोरेज एक अहम रिसोर्स होता है, जिसके लिए हमारे पास स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोजीशन होती है हमारी कंपनी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो स्टोरेज प्रोवाइड कराता है हमारी पूरी आईटी की टीम को या पूरी हमारी कंपनी को। अगर मैं ऑन प्रेमाइसेस की बात करूं तो ये भी ऐसा भी होता है कि अगर 20-25 वर्क स्टेशन आपकी कंपनी में लगे हुए हैं तो उन सबका एक कॉमन स्टोरेज है। आप वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, कोई फोल्डर बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो सेव लोकल मशीन पे नहीं हो रहा, उस स्टोरेज में हो रहा है जो आपने कॉमन स्टोरेज बना रखी है। सारे वर्क स्टेशन जो भी काम कर रहे हैं वो उस स्टोरेज के ही हवाले से कर रहे हैं। ये चीज की जा सकती है। ऐसे ही ये सारी चीजें तो ऑन प्रेमाइसेस की हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के कंटेनराइजेशन वर्ल्ड की, जैसे कि क्लाउड में हमारे पास स्टोरेज होती है, S3 होती है, EBS होती है, ऐसे ही यहां पे कंटेनराइजेशन की एनवायरनमेंट में अगर मुझे कोई इस तरीके की वॉल्यूम चाहिए, मसलन मिसाल के तौर पे मैं अगर AWS की बात करूं तो वहां पे एक वॉल्यूम होती है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। उसकी अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी कॉमन स्टोरेज है जो 4 लिनक्स मशीन आपस में इस्तेमाल कर सकती है। उनको माउंट कर दो उस स्टोरेज को उस मशीन के साथ और वो सारे के सारे फिर अपना काम उस स्टोरेज पे कर सकते हैं। ये चीज अगर मुझे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंटेनराइजेशन एनवायरनमेंट में चाहिए तो मुझे परसिस्टेंट वॉल्यूम बनानी पड़ती है। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाने के भी कई सारे कॉन्सेप्ट है जिससे मैं अब आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये बुनियादी बातें यहां पे लिखी हैं कि भैया कंटेनराइज एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। परसिस्टेंट वॉल्यूम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इज अ क्लस्टर वाइड रिसोर्स। मतलब क्या है? क्लस्टर वाइड रिसोर्स का मतलब है कि भाई एक क्लस्टर के अंदर 4 नोड है, 5 नोड है, 6 नोड है, सारी की सारी इसको एक्सेस कर सकती हैं। एक क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड होंगे, वर्कर नोड आपके होंगे, वो सारे परसिस्टेंट वॉल्यूम को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसका पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा पिछले लेक्चर में हमने MTDIR के बारे में पढ़ा था कि भैया MTDIR अगर आपका आपने बनाया है और अगर आपका पोर्ट डिलीट हो गया तो फिर आपका MTDIR जो है, जो स्टोरेज थी वो भी डिलीट हो जाती थी, और जब नया पोर्ट बनता था तो स्टोरेज भी बिल्कुल खाली होती थी, इसीलिए उसको MTDIR कहते थे। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है। परसिस्टेंट वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम है, परसिस्टेंट की बात करें तो इसका मतलब ही होता है ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, फीलिंग समझ लेना मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ऑलवेज अवेलेबल परसिस्टेंट, मार्कर का नया ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है ऑलवेज अवेलेबल, ऐसी वॉल्यूम जो हमेशा अवेलेबल रहे, है ना। जैसे LIC की पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो भैया यही वो पॉलिसी है परसिस्टेंट वॉल्यूम, जहां पे जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। या किसकी जिंदगी की बात की जा रही है? पॉड की जिंदगी की बात की जा रही है, क्योंकि कुबरनेटिस में सारी कहानी पॉड के आगे पीछे घूमती है। समझ आ रही है बात? तो अगर पॉड डिलीट हो जाएगा तो भी ये वॉल्यूम रहेगा। इसका वॉल्यूम पे पॉड के डिलीट होने का, फिर नए पॉड के क्रिएट होने का वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम और उसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट एज इट इज रहेगा। यही बात यहां पे समझाई जा रही है। उसके बाद फिर यहां पे भी 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि यहां पे भैया PV, अगर मैं परसिस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं जो अभी हम डिटेल में करेंगे, तो उसमें लोकली अटैच स्टोरेज जैसी कोई चीज नहीं होती। लोकली अटैच होती है जो मेरी जैसे लैपटॉप के अंदर स्टोरेज है, वो एक लोकल स्टोरेज है। ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी स्टोरेज होगी जो नेटवर्क स्टोरेज कह लें आप, या आप EBS या NFS टाइप की स्टोरेज कह लें, जो शेयर हो रही है, जो पूरे क्लस्टर के अंदर सारी नोड इस्तेमाल कर पा रही हैं। तो इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा MTDIR होता था या होस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट होता था। मैं उस पर आऊंगा, अभी उसको अभी एक बार मैं
आपसे डिस्कस करूंगा। फिर ये कहते हैं कि भैया एपीआई भी आती है आपका ये जो है परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाने का या फिर आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम करने का एपीआईज भी अवेलेबल है, उनके हेल्प से भी आप ये काम कर सकते हैं। चले ये तो बात हो गई, पॉइंट में हमें समझ आई नहीं आई वो एक अलग बात है। अब लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि बेसिकली आज के लैब में होने क्या वाली है, आज के लैब में हम क्या करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट जरा दोबारा से समझते हैं। मैं इसको रब करता हूं और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो देखें जरा ध्यान दें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको करके दिखाया कि भाई हमारे पास मिसाल के तौर पे ये एक वर्कर नोड है, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्कर नोड है जो AWS से हमने EC2 इंस्टेंस बनाया था, उसे हम वर्कर नोड कहते हैं, ठीक है। अब इस वर्कर नोड के ऊपर आप ऐसा समझें कि मेरा एक जो है पॉड बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉड बना है और ये जो पॉड है इसके अंदर एक कंटेनर बना है। तो हमने पिछले लेक्चर में दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एम्प्टी DIR का कॉन्सेप्ट। क्या था एम्प्टी DIR का कॉन्सेप्ट, कौन मुझे बताएगा? बिल्कुल सही बताया जिन्होंने बताया या जिनके दिमाग में आ गया कि अगर एक ही पॉड के अंदर मेरे पास दो कंटेनर हैं और उन दोनों कंटेनर ने कोई एक स्टोरेज, एक कॉमन स्टोरेज बनानी है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी DIR नाम की स्टोरेज क्रिएट करते थे जो काम करती थी विद इन अ पॉड, पॉड के अंदर काम करती थी। दोनों कंटेनर इस स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन कंटेनर खराब होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पॉड ही खराब हो गया तो स्टोरेज भी खराब हो जाती थी। और जब पॉड नया बनेगा तो स्टोरेज भी आपकी नई बनती थी और इसीलिए वो एम्प्टी होती थी जब वो नई बनेगी, और इसीलिए इसका नाम था एम्प्टी DIR। एक कॉन्सेप्ट तो ये पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि यार अगर हमने इस पॉड से बाहर कोई स्टोरेज बनानी है तो हमने क्या किया था, हमने होस्ट पाथ नाम का एक स्टोरेज बनाया था। हमने कहा कि भाई हम अपनी वर्कर नोड के ऊपर ही एक फोल्डर बना देते हैं, सपोज टेम्प डॉट हमने कोई डेटा नाम का फोल्डर बना लिया अपनी लोकल स्टोरेज में, और इसमें हमने जो भी काम हम कर रहे थे, जो भी हमारे पॉड के अंदर कंटेनर काम करेंगे वो हमारे इस टेम्प डेटा में करेंगे। अगर एक और पॉड है इसी वर्कर नोड के अंदर फॉर एग्जांपल और यहां पर भी एक कंटेनर चल रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं अपना डेटा इसके साथ शेयर कर रहे थे, यानी कि ये पॉड भी एक्सेस कर सकता है इस स्टोरेज को, ये पॉड भी एक्सेस कर सकता है इस स्टोरेज को। यहां तक तो बात समझ आ गई, ठीक है। पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि दो डिफरेंट पॉड एक स्टोरेज को कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमने क्या किया था, लोकल मशीन के ऊपर जो उसकी स्टोरेज थी वहां पे एक होस्ट पाथ बना दिया था कि भाई जो भी काम होगा वो लोकल मशीन के स्टोरेज में फलाना फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, वो इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, है ना। पॉड अगर डिलीट भी हो जाए तो भी डेटा यहां पड़ा रहेगा, लोकल मशीन पे पड़ा रहेगा। लेकिन अब एक सवाल आता है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कुबरनेटिस के अंदर, हम पढ़ते हैं भाई डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, हम पढ़ते हैं रेप्लिका सेट का कॉन्सेप्ट। अब उसका मतलब ये होता है कि एक पॉड अगर डिलीट हो गया तो नया पॉड क्रिएट होगा उसकी जगह पे, यही पढ़ा है ना आपने। लेकिन ये तो नहीं किसी ने कहा कि वो पॉड इसी वर्कर नोड पे क्रिएट होगा। हो सकता है कि आपने एक क्लस्टर बना रखा हो, एक क्लस्टर आपने बना रखा हो और उस क्लस्टर के अंदर वर्कर नोड और भी हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्कर नोड ये भी है इस क्लस्टर के अंदर, है ना, ये भी वर्कर नोड है। अब आपका जब ये पॉड खराब हुआ तो हो सकता है इस क्लस्टर के अंदर नया पॉड तो बनेगा, पर वो नया पॉड इस बार यहां पे बन जाए, ये भी तो हो सकता है कि इस बार वो नया पॉड यहां पे बन जाए, क्योंकि क्लस्टर के अंदर वो पॉड कहीं भी क्रिएट हो सकता है, जरूरी नहीं है वो यहीं क्रिएट होगा, हो सकता है दूसरे वर्कर नोड पे वो पॉड क्रिएट हो जाए। तो आपके ये जो स्टोरेज थी ये तो इसी वर्कर नोड तक सीमित है, ये इस वाले से कनेक्टेड नहीं है ना। अब मसला क्रिएट हो गया, क्योंकि अब जब ये नया पॉड क्रिएट होगा तो इसको तो यहां ये फोल्डर मिलेगा ही नहीं टेम्प डेटा वाला। अब ये फिर इसको पुराना डेटा कहां से मिलेगा, जो नया फोल्डर क्रिएट, जो नया पॉड क्रिएट होगा। हम तो चाहते हैं कि वो नया पॉड कहीं भी क्रिएट हो उसे उसका पुराना डेटा एक्सेसिबल हो, उसको उसका पुराना डेटा मिल जाए, लेकिन वो इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं था अभी तक, क्योंकि हमने जो होस्ट पाथ बनाया था वो लोकल मशीन के लिए था, यानी जिस भी मशीन के ऊपर पॉड चल रहा है उसी की स्टोरेज में पड़ा हुआ था डेटा। अब दूसरी मशीन पे अगर अगला पॉड क्रिएट हो गया, वही पॉड डिलीट होने के बाद दूसरी
वर्कर नोड पे क्रिएट हो गया, तो अब यहाँ की स्टोरेज में तो ये डेटा नहीं पड़ा हुआ क्योंकि वो लोकल मशीन में पड़ा था, इसी नोड के अंदर पड़ा था, तो ये मसला क्रिएट हो गया। अब इसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई दोनों वर्कर नोड को किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए या एक ऐसी स्टोरेज बना दी जाए जो कॉमन हो दोनों के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टोरेज यहां बनाई और एक स्टोरेज यहां बनाई, है ना, और या फिर मैं ये कहता हूं कि भाई आप एक काम करो, इन दोनों वर्कर नोड को NFS के थ्रू शेयर कर दो आप, है ना, नेटवर्क फाइल सिस्टम जो आपका होता है उसके थ्रू आपने इनकी स्टोरेज को शेयर कर दिया, तो इसकी जो स्टोरेज है या जो भी फोल्डर है जो स्टोरेज में पड़ा हुआ, इसकी स्टोरेज में वो एक कॉमन स्टोरेज आपने बना ली, एक कॉमन फोल्डर बना लिया दोनों तरफ, और वो शेयर हो रहा होगा। यहाँ पे जो काम करोगे वो इसे दिखेगा और यहाँ जो काम हो रहा है वो इसे दिखेगा, एक दूसरे का काम इन्हें दिखता रहेगा क्योंकि NFS के थ्रू ये एक दूसरे की स्टोरेज, एक कॉमन स्टोरेज को शेयर कर रहे होंगे। ये भी बात समझ आती है। लेकिन फिर इसके ऊपर, क्योंकि आज की डेट में हम सारा काम किस पे करते हैं? क्लाउड पे करते हैं, तो आज की डेट में कॉन्सेप्ट आ चुका है क्लाउड का कि भैया क्लाउड पे सारा काम हो रहा है। इवन हमने जो नोड बनाई है वो भी क्लाउड पे बनी हुई है, EC2 इंस्टेंसेस बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टोरेज होगी वो भी हम कहां से लेंगे? क्लाउड से ही लेंगे। तो यहां जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि भाई हम एक EBS स्टोरेज जो हमारी होती है, जो EC2 इंस्टेंसेस के साथ बेसिकली आपको कनेक्टेड मिलती है, वो EBS वॉल्यूम हमें क्रिएट करेंगे और उस EBS वॉल्यूम को हम डिक्लेयर करेंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है एक ऐसा वॉल्यूम जो हमेशा अवेलेबल रहेगा। इस EBS को हम कनेक्ट कर देंगे इस वाले वर्कर नोड के साथ भी और कनेक्ट कर देंगे इस वाले वर्कर नोड के साथ भी। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर जितने पॉड क्रिएट होंगे वो भी इस EBS को एक्सेस कर पाएंगे और इसके अंदर जितने पॉड क्रिएट होंगे वो भी इस EBS को एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर कोई पॉड यहां से डिलीट होने के बाद जब दोबारा रिक्रिएट हो और यहां पे क्रिएट हो जाए, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि स्टोरेज तो सेम ही शेयर हो रही है, यहां भी स्टोरेज सेम शेयर हो रही है और यहां भी, तो पॉड अब कहीं भी बन जाए कोई मसला नहीं है, उसको उसका डेटा एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अच्छा उसको पाथ कैसे पता चलेगा, डेटा कहां पड़ा हुआ है क्या नहीं है, वो हम माउंट करेंगे, वो रास्ता हम बताएंगे कि भाई ये पॉड जब क्रिएट होगा तो इसको किस फोल्डर को एक्सेस करना है, कहां इसको जाना है अपने डेटा को एक्सेस करने, वो चीज हम बताएंगे। जो YAML फाइल हम बनाएंगे वहां हम डिफाइन करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया आज हम क्या करने वाले हैं? आई होप आपको आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें क्योंकि मैंने हर चीज को डिस्कस कर लिया है। तो ये होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम जिसपे आज हम काम करने वाले हैं कि भाई 2 डिफरेंट वर्कर नोड या 3 डिफरेंट वर्कर नोड, अगर मैं एक और वर्कर नोड बना दूं तो ये 3 डिफरेंट वर्कर नोड जो एक क्लस्टर के अंदर है ये कैसे एक EBS वॉल्यूम को एक्सेस करेंगी ये हमें देखना है। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या, हम हमारे AWS क्लाउड से एक EBS वॉल्यूम ले लेंगे टेस्टिंग के लिए, 10 GB 20 GB कुछ भी हम ले सकते हैं, और उसको परसिस्टेंट वॉल्यूम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। बेसिकली क्लाउड से हम एक स्टोरेज लेंगे, वो स्टोरेज 100 GB भी हो सकती है, 20 GB भी हो सकती है, फिर उससे हम छोटे छोटे वॉल्यूम क्रिएट करेंगे जिन्हें हम कहेंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम। समझिए बात को, हमने क्लाउड से स्टोरेज ली, स्टोरेज लेने के बाद हमने अब उससे छोटे छोटे वॉल्यूम या वॉल्यूम क्रिएट किए जिन्हें हम परसिस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे या परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसकी क्या जरूरत है यार? देखिए ये कुछ ऐसा है कि आपने इसे आप कुछ ऐसा समझें कि आप कोई चीज, मैं आपको इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं आपके रियल लाइफ में भी जिसमें आप किसी चीज को खरीद लाते हैं, बल्क में ले आते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं या उसके बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे दिवाली पे क्या होता है, दिवाली पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, खाली डब्बे ले आते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले और इकट्ठे ड्राई फ्रूट ले आते हैं, जैसे 1 किलो बादाम लिया, 1 किलो काजू लिया, 1 किलो किशमिश लिया है। अब वो जो बॉक्सेस होते हैं उनमें छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं, फिर वो वहां से ले लेके थोड़े थोड़े बादाम पिस्ते काजू जो भी है उन बॉक्सेस को भरते हैं और एक पैकिंग करके एक गिफ्ट बॉक्स तैयार कर देते हैं, फिर एक दूसरा गिफ्ट बॉक्स तैयार कर देते हैं। यानी उस जो बल्क में हमारे पास सामान पड़ा था उससे हमने गिफ्ट पैक तैयार कर दिए और अब वो गिफ्ट पैक आगे दिए जाएंगे। अब किसी बंदे को 1 देने हैं या 2 देने हैं, ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे।
ऐसा ही यहां पे है, हम थोक में जैसे वहां से बादाम खरीद के लाए थे, हम क्लाउड से स्टोरेज ले लेंगे। स्टोरेज लेने के बाद हम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे, यानी पैकिंग के डब्बे बना के रख लेंगे। अब जिसको जितने देने हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई बंदा कहता है मेरे को 4 की जरूरत है, उसे 4 देने पड़ेंगे, कोई कहता है मुझे 3 की जरूरत है, उसे 3 देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अब हम उन्हें आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये उसको हम फिर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम कहते हैं कि कोई बंदा कितना क्लेम कर रहा है, कितनी उसको डब्बों की जरूरत है, वो जो गिफ्ट पैक है, ठीक है। तो इसको कुछ आप ऐसा समझें। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम समझते हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम आपको समझ आ गया। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम का। अभी मैं आपको वो भी समझाता हूं। अब जरा परसिस्टेंट वॉल्यूम का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इसमें कैसे काम करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा फर्ज करता हूं कि मेरे पास ये एक AWS के अंदर वॉल्यूम पड़ा हुआ है, एक EBS वॉल्यूम मैंने यहां से ले लिया है, और इमेजिन करिए कि ये 100 GB का मैंने यहां से ले लिया है, ठीक है। ये मैंने एक 100 GB का वॉल्यूम है जो मैंने AWS से ले लिया है। इसके बाद अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ये मैंने अभी एक सिनेरियो बना रहा हूं कुबरनेटिस का। ये कुबरनेटिस से बाहर की चीज है, इसीलिए मैंने सर्किट से बाहर बनाई है। अब मैं कहता हूं कि भाई कुबरनेटिस के सिनेरियो में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उन्हें मैं कहूंगा PV ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं सपोज करें 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ये 3 क्या है, ये मेरे PV ऑब्जेक्ट है, ठीक है। PV ऑब्जेक्ट, परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट्स। अब ये परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये वही है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अगर दिवाली आ रही है और आप बहुत सारे बादाम, पिस्ते, काजू इकट्ठे खरीद के ले आए, ताकि थोड़े थोड़े करके इन्हें गिफ्ट बॉक्स में लगा के, छोटे छोटे खाने जो हमारे आते हैं, और उसमें लगा के हम एक एक करके बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपकी सपोज करें कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको 200-300 लोगों को बांटने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बल्क में ले आते हैं, फिर उससे छोटे छोटे गिफ्ट पैक बनाते हैं और गिफ्ट पैक बना के उनकी पैकिंग करते हैं, और फिर अपने सपोज करें आपके 10 मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है अपने क्लाइंट्स को देने के लिए आप उसको उतने दे देते हैं। तो आप ऐसा समझें कि ये वो थोक में रखे हुए काजू बादाम है जो यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया, यानी गिफ्ट पैक है। अब सपोज करें कि मेरी कंपनी में 3 मैनेजर हैं, तो मैंने कहा कि भाई एक मैनेजर के पास मैं ये, अगर स्टोरेज के टर्म में बात करूं कि भाई एक काम करो, 30 GB तो तुम रख लो, 20 GB तुम रख लो, और 50 GB तुम रख लो, ठीक है। मैंने कहा कि भाई यही स्टोरेज में से मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। मैंने कहा 100 GB मेरे पास है जो कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। ये मेरी परसिस्टेंट वॉल्यूम से कनेक्टेड है, यानी जो कुछ भी मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा वो आएगा क्लाउड से ही, मैं क्लाउड की EBS वॉल्यूम से ही ले रहा हूं उस चीज को। लेकिन यहां पे इकट्ठा ना लेकर मैंने उसके कुछ छोटे छोटे हिस्से बना दिए, सो दैट मैं उन्हें प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकूं, बजाय इसके कि मैं पूरी स्टोरेज को एक साथ इस्तेमाल करूं। मैंने कहा कि पहले इसके छोटे छोटे, जैसे आपके अगर लैपटॉप की बात करें तो आपके लैपटॉप में 1 टेराबाइट की स्टोरेज आती है, ठीक है, या वो कम ज्यादा हो सकती है। तो उसके आप क्या करते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव बनाते हैं। क्यों बनाते हो, आप एक ही ड्राइव बना के काम चला लो, लेकिन नहीं, आप क्या कहते हो, आप कहते हो नहीं यार, C ड्राइव में मेरा OS का डेटा पड़ा हुआ है, D ड्राइव में मैं अपना ऑफिस का डेटा रखता हूं, E ड्राइव में मैं अपना फालतू का डेटा रखता हूं। आपने इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, आपने अपनी 1 टेराबाइट को 200, 300, 500 इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने EBS से 100 GB लिया, लेकिन मैं इकट्ठा नहीं उसको एक ऑब्जेक्ट बना रहा, मैं उसके 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। उस EBS की स्टोरेज को इस्तेमाल करके 3 वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूं, यानी ये भी वॉल्यूम है, ये क्लाउड पे पड़ा हुआ वॉल्यूम है, और इसी वॉल्यूम का इस्तेमाल करके मैं कुबरनेटिस पे अपने वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूं, जिसे कहा जाता है परसिस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? तो मैंने अपने परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट किए, 3 परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट किए, इसी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप, ठीक है। चलो जी, मेरे ये क्रिएट हो गए। अब क्या होगा, ये भी एक सवाल आता है कि अब क्या होगा। भाई एक बात बताएं, ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं ये किसके लिए क्रिएट हुए हैं? ऑफ कोर्स पॉड्स के लिए क्रिएट हुए हैं, है ना। जो पॉड्स हम बनाएंगे उन्हीं को तो मिलेगी, उन्हीं पॉड्स को तो ये स्टोरेज मिलेगी अपना डेटा डूटा रखने के लिए। अब वो पॉड कैसे बनते हैं? वो पॉड बनते हैं मैनिफेस्ट की हेल्प से। मैनिफेस्ट यानी वो YAML फाइल जिसको लिखकर आप बनाते हैं। तो हम पहले मैनिफेस्ट लिखेंगे, YAML फाइल एक बनाएंगे, उस YAML फाइल के अंदर हम ये बताएंगे कि हमें एक पॉड चाहिए, हमें 2 पॉड चाहिए, हमें 6 पॉड चाहिए, कितने पॉड चाहिए, और उन पॉड पे कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए या कितना डेटा स्टोरेज हमें चाहिए।
बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई मैं एक पॉड बनाना चाहता हूं जिसके पास 1 GB का एक वॉल्यूम मिल जाए, उसको 1 GB की वॉल्यूम मिल जाए जिसमें वो अपना डेटा डूटा रख सके। तो वो जो वॉल्यूम है वो मैं मांग रहा हूं या मैं चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि 1 GB चाहिए मुझे, आपके 30 GB में से मुझे 1 GB चाहिए, दैट इज क्लेम। आप क्लेम कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे करेंगे पीवी क्लेम। इसको कहते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, कि आपने कितनी वॉल्यूम मांगी या कितना आपको इस ऑब्जेक्ट में से कितनी वॉल्यूम चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, वो क्लेम आप करोगे। उसके बेस पे आपको एक पॉड मिलेगा। ये मैनिफेस्ट फाइल बनाई थी आपने, तो पॉड तो क्रिएट होना ही है। तो आप इमेजिन करें कि आपका पॉड यहां क्रिएट हो गया। ये जो पॉड होगा ये किसी एक पीवी ऑब्जेक्ट के साथ माउंट हो जाएगा, और ये किसके साथ माउंट होगा ये डिपेंड करेगा कि किस परसिस्टेंट वॉल्यूम में वो स्टोरेज जो रिक्वायर्ड है वो पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 GB लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 GB ना लेके 35 कर दूं, तो आप मुझे बताइए क्या 35 GB इसको यहां या यहां से मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पीवी ऑब्जेक्ट 20 GB का है, ये पीवी ऑब्जेक्ट 30 का है। 35 का इसको यहीं से मिल सकता है। तो फिर यहां जो इतने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं उनमें से कहां उसको माउंट कराना है, अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्ट क्लेम, जो क्लेम किया गया है, बंदे ने कितनी स्टोरेज मांगी है, परसिस्टेंट वॉल्यूम कितनी मांग रहा है वो, इसके बेस पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर ये पॉड, फॉर एग्जांपल इस पॉड के अंदर इस बंदे ने बहुत सारी फाइलें बना ली, बहुत सारा डेटा बना लिया, वो डेटा कहां स्टोर हो रहा है असल में? वो डेटा असल में इस 35 GB में स्टोर हो रहा है। और ये 35 GB कहां पड़ी हुई है? ये यहां पड़ी हुई है 35 GB। ये 35 GB इसी का हिस्सा है, इस 50 GB का है ना, इस 50 GB के अंदर ये 35 GB है। तो अगर ये पॉड डिलीट हो भी जाए, ठीक है, और उसकी जगह किसी दूसरे वर्कर नोड में ये पॉड क्रिएट हो जाए, तो भी क्योंकि इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि ये माउंट कहां पे हो रखा है, किस परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के साथ ये माउंट हो रखा है, तो जब ये दोबारा क्रिएट होगा तो ये बाय डिफॉल्ट माउंट उसी परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के साथ होगा। इससे क्या होगा, जो 35 GB के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सारा दोबारा इसको वापस मिल जाएगा। एक तरीके से एक ऐसी वॉल्यूम जो शेयर हो रही है पूरे क्लस्टर के अंदर, और उसको डिफरेंट पॉड एक्सेस कर पा रहे हैं। ये तो मैंने अभी जस्ट एक पॉड का एग्जांपल लिया है, बट आप इसको सिनेरियो को अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं कि एक ही क्लस्टर के अंदर 10, 20, 50 अगर पॉड हैं और उन्हें कुछ ऐसा वो काम कर रहे हैं जिसमें एक दूसरे के, पहले पॉड ने कुछ काम किया, उस काम की दूसरे पॉड को जरूरत है, फिर दूसरे पॉड के काम की तीसरे पॉड की जरूरत है, तो वो सारा काम एक सिंगल वॉल्यूम में आप कर सकते हो, जहां से वो सारे उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको जस्ट माउंट कराना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मसला है यहाँ पे। वैसे आई होप होना नहीं चाहिए। तो आई होप अगर ये आपको समझ आ रहा है और थोड़े बहुत डाउट अगर आपके रह गए हैं तो उसको मैं अब लैब में दूर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर लैब पे चलते हैं। तो अब जरा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की थ्योरी की बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इन ऑर्डर टू यूज अ पीवी यू नीड टू क्लेम इट फर्स्ट। अगर आप परसिस्टेंट वॉल्यूम, पीवी का मतलब है परसिस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप परसिस्टेंट वॉल्यूम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पहले क्लेम करना पड़ेगा कि आप कितनी जीबी या कितनी स्टोरेज चाहते हैं। वो क्लेम आप करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी स्टोरेज आपके पॉड को दी जाएगी, माउंट करके दी जाएगी, एलोकेट की जाएगी यूजिंग अ परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो ये क्लेम कैसे किया जाता है? परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के अंदर जब YAML फाइल लिखेंगे वहां पे क्लेम करना पड़ेगा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के नाम से। आप बताओगे मुझे 1 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, 10 GB चाहिए, वो आप क्लेम करोगे। PVC रिक्वेस्ट अब PV यानी कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो है वो रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी?
परसिस्टेंट वॉल्यूम के पास जाएगी विद योर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। आपने जो भी डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इतनी जीबी चाहिए, मुझे ये स्पीड चाहिए, या मुझे इस नोड पे चाहिए, जो भी है व्हाटएवर, वो आप अपनी स्पेसिफिकेशन यहां लिखेंगे from Kubernetes and once a suitable persistent volume is found। जैसे ही मैंने आपको भी बताया था ना, 3 persistent volume मैंने बना के दिखाए थे, उनमें से जिसमें भी उन्हें सुटेबल मिलेगा, जैसे वहां मैंने 35 जीबी का एग्जांपल लिया था, 35 जीबी पहले वाले के पास ही था क्योंकि उसके पास 50 जीबी अवेलेबल था, बाकी पे 20 और 30 था, तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है वो क्लेम देना क्योंकि वहां उनके पास उतना है ही नहीं खुद के पास। तो जहां पर भी उन्हें सुटेबल, यानी कि जिसके पास उतनी स्टोरेज अवेलेबल है या जो चीज आपने मांगी है वो अवेलेबल है, जैसे ही उन्हें वो परसिस्टेंट वॉल्यूम मिलेगी वो उसको आपको एलोकेट कर देंगे, यानी कि बाउंड कर देंगे, आपके साथ कनेक्ट कर देंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आपका सक्सेसफुल बाउंड हो जाएगा पॉड के, यानी आपका पॉड कनेक्ट हो जाएगा उस वॉल्यूम के साथ, तो माउंटेड एज अ वॉल्यूम, तो वो एक एज अ वॉल्यूम कनेक्ट हो जाएगा आपके पॉड के साथ। अब आपका पॉड उतने जीबी में कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वंस अ यूजर फिनिशेस इट्स वर्क, यूजर मतलब हम उस पॉड और उसके अंदर चलने वाले कंटेनर की बात कर रहे हैं, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा द अटैच परसिस्टेंट वॉल्यूम कैन बी रिलीज्ड, आप उसे रिलीज कर सकते हैं। रिलीज का मतलब अब उस पोर्ट को उसकी जरूरत नहीं है, उसने उसके साथ जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, जो माउंट किया हुआ था, वो ब्रेक कर दिया। एंड रिसाइकिल फॉर द अंडरलाइंग पीवी कैन देयर बी रिक्लेम्ड एंड रिसाइकिल फॉर फ्यूचर यूसेज। इसका मतलब है कि अब वो जो उन्होंने जो आपकी परसिस्टेंट वॉल्यूम में जो डेटा पड़ा हुआ था, जो आपने आपके पॉड ने उसमें काम किया, वो बाद में रिक्लेम किया जा सकता है, या अगर पॉड डिलीट हो गया, नया पॉड क्रिएट हुआ है तो रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल मतलब नया पॉड आया, अब वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज रिसाइकिल। रिक्लेम का मतलब, सॉरी, रिक्लेम हो जाएगा वो कि वो आपका एक पॉड डिलीट हो गया, अब कोई नया पॉड आया तो उसने उसको रिक्लेम किया कि भाई मेरा इसी के साथ कनेक्शन है, पहले मैं डिलीट हो गया, अब एक नया पॉड आया तो वो उसको एक्सेस करेगा। रिसाइकिल का मतलब है कोई और भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, या सेम जो आपने प्रोसेस किया है उस YAML फाइल को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उस वॉल्यूम को बार बार रिसाइकिल यानी कि इस्तेमाल किया जा सकता है, सेम वॉल्यूम को। फिर यहाँ पे AWS EBS के बारे में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। वजह यह है कि हम ये सारी लैब AWS पे करके देख रहे हैं, वहां पे जो हम वॉल्यूम लेंगे क्लाउड पे से वो हम EBS वॉल्यूम लेंगे। तो EBS वॉल्यूम होती है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ये हमारी एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेटा जो होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये बेसिकली EBS वॉल्यूम जो होती है ये हमारी EC2 इंस्टेंसेस के थ्रू ही एक्सेस की जा सकती है, इसे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको इसे इस्तेमाल करना है तो EC2 के थ्रू ही कर पाओगे, ठीक है, बिना उसके नहीं कर पाओगे। तो यहां पर इसके बारे में क्या लिखा है कि an AWS EBS volume mount an AWS EBS volume into your pod unlike MTDIR which is erased when a pod is removed, the contents of an EBS volume are preserved and the volume is merely unmounted। ये कहते हैं कि भाई जो आपने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि MTDIR का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, पॉड डिलीट हो जाता था तो MTDIR भी डिलीट हो जाता था, और फिर वो जब पॉड दोबारा क्रिएट होता था तो वो जो वॉल्यूम जब दोबारा वापस आती थी तो वो खाली होती थी, एम्प्टी होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पॉड डिलीट हो जाएगा, वॉल्यूम अपनी जगह पे रहेगा, उसमें पड़ा हुआ डेटा अपनी जगह पे रहेगा, इसीलिए उसको परसिस्टेंट वॉल्यूम कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है भाई कि जो नोड आप बना रहे हो, जिसपे आपके पॉड चल रहे हैं, वो AWS पे ही होने चाहिए, तभी जो है EBS का इस्तेमाल आप कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो वर्कर नोड बनाए हैं वो Azure की वर्चुअल मशीन पे बनाए हैं और आप इस्तेमाल EBS वॉल्यूम का कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप EBS वॉल्यूम को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर जो नोड आपने बना रखे हैं वो भी AWS के EC2 इंस्टेंसेस ही होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपने ये वर्कर नोड बनाए हैं, जो EC2 इंस्टेंसेस आप बना रहे हो, वो जिस भी अवेलेबिलिटी जोन में है उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपको EBS वॉल्यूम क्रिएट करना है। यानी EBS वॉल्यूम जो आप क्रिएट करोगे और जो वर्कर नोड आपके हैं, दोनों का अवेलेबिलिटी जोन सेम होना चाहिए। ये भी एक लिमिटेशन है, जरूरी है, मतलब ये अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उस वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दोनों का सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना जरूरी है। तीसरा है EBS ओनली सपोर्ट अ सिंगल
सिंगल EC2 इंस्टेंस माउंटिंग अ वॉल्यूम, एक टाइम पे EBS वॉल्यूम एक ही EC2 इंस्टेंस के साथ माउंट हो सकता है, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं EBS वॉल्यूम के बारे में। यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के बारे में, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, पर बेहतर होगा कि आप लिख लें। चलें अब चलते हैं इसकी लैब पे। मैं लैब में YAML फाइल वहीं पर आपको दिखाऊंगा, और जो भी मैं लैब में YAML फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं वो हर लेक्चर की तरह आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर 52 नोट्स के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फेसबुक ग्रुप जो हमारा बना हुआ है टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल, वहां पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, पर लैब ओवरऑल हो जाएगी, बहुत इजी लैब है। YAML फाइल में क्या करने वाले हैं क्या नहीं वो मैं यहां पे समझाने की जगह सीधा आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूं अपनी लैब के ऊपर और वही समझा देता हूं। तो लो जी, आ गए हम अपनी AWS की लैब के ऊपर। और सबसे पहले तो देखें, मिनी क्यूब हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। मैंने पिछली लैब में भी बनाया था, तो इससे एक तो आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी, दूसरा ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट भी देख रहे हैं तो भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से करके दिखा रहा हूँ, मिनी क्यूब दोबारा से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। तो आपको EC2 इंस्टेंस पे जाना है। मैं फिलहाल मुंबई रीजन के अंदर हूँ। यहाँ पे इंस्टांसेस पर क्लिक करिए, यहाँ पर लॉन्च इंस्टांसेस पर क्लिक करिए, और यहाँ उबुंटू मशीन आपने लेनी है, तो आप यहाँ पे उबुंटू सर्च करो। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ उबुंटू 18.04 नजर आएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको T2 मीडियम लेना पड़ेगा, ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर लैब करने के बाद डिलीट कर देना, कोई ज्यादा बिल नहीं आएगा, 2-4-10 रुपए का बिल आएगा। तो T2 मीडियम लेकर नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप सबनेट जो है वो 1A ले लें। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी वॉल्यूम लूंगा उसको भी मैं 1A में बनाऊंगा। ठीक है, दोनों का सेम अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए, EBS वॉल्यूम और इंस्टेंस का। तो मैं इसको 1A में क्रिएट करता हूं, नेक्स्ट में जाता हूं, और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लो, जिसको आप नाम दे दो मिनी क्यूब सिक्योरिटी ग्रुप। और इसमें आप सब कुछ अलाउ कर दो, क्योंकि फिलहाल अभी हमें कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सब कुछ अलाउ कर देते हैं ताकि हम सारी टेस्टिंग करके देख सके। रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें, लॉन्च पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक नया की पेयर क्रिएट करें, उसको लिखें माई की 123, ऐसे कुछ करके नाम दे दें, डाउनलोड कर लें, और उसके बाद लॉन्च इंस्टांसेस पर क्लिक करें। तो ये व्यू इंस्टांसेस पर जाएं और यहाँ इसको नाम दे दें आप मिनी क्यूब, और ये इसको नाम देने के बाद एक बार ये रनिंग हो जाए, फिर मैं आपको मिनी क्यूब इंस्टॉल करके आज की लैब शो करता हूँ। तो ये हमारा मिनी क्यूब रेडी हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी पब्लिक IP कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने पुटी जैन पे। पुटी जैन पे जाके इसका की कन्वर्जन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका वर्जन 2 लेना है हमको, और ओके करें, लोड करें, डाउनलोड में जाएं। यहाँ पे फाइल नजर नहीं आ रही की फाइल, तो यहाँ ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। माई की 123 आपको नजर आ रहा है, इसको ओपन कर लें, ओके करें, सेव प्राइवेट की पे क्लिक करें, यस करें, और यहाँ डेस्कटॉप पे ले जाके इसको सेव कर दें माई की के नाम से, और इसको सेव कर दें आप, और यहाँ पे क्लोज कर दें। तो देखिए माई की .ppk के नाम से ये यहाँ पे सेव हो गई है। अब आप पुट्टी में जाएं और यहाँ पे पब्लिक IP इसका पेस्ट कर दें EC2 इंस्टेंस का। SSH में जाएं, ऑथ में जाएं, ब्राउज पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, और माई की .ppk आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करके ओपन करें, ओपन करें, और यहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा, यस कर दें, और देखें ये आपका स्टार्ट हो गया। आपको लॉगिन करना है, तो उबुंटू मशीन है तो आपको लॉगिन एज उबुंटू करना पड़ेगा। बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको चेंज सेटिंग में जाएं, अपीयरेंस में जाएं, चेंज कर दें, 18 साइज कर दें, ओके करें, अप्लाई कर दें। तो देखें ये बड़ा हो गया। कंट्रोल L करेंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले sudo su करो। अब आपने यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करना है और मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है। तो आपको मैं कमांड भी दिखा देता हूँ, लेक्चर 52 के नाम से ये एक फाइल है। आपने यही सारे काम करने हैं आज की लैब में। मैं ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वीडियो की उसमें यूट्यूब पे डाल दूंगा, और साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी ये फाइल, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये कमांड हम चलाएंगे, इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ जाके इसको माउस का राइट क्लिक करूंगा, देखें ये पेस्ट हो गया, एंटर करें, और ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। तब तक ये एग्जीक्यूट हो रही है, मैं आगे जाके ये दूसरी कमांड को भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करके,
और अब जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी मैं दूसरी कमांड भी चला दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिनी क्यूब फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं सो दैट आज का जो परसिस्टेंट वॉल्यूम की लैब अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाई है वो हम करके देख सके। तो जल्दी से हो जाए यार। चलें जी। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको कुबरनेटिस समझ आ रहा होगा, और मेरे भाई अगर समझ आ रहा है तो यार कमेंट कर दिया करो, है ना। अच्छे लोग हो ना आप, मेरे भाई हो ना सारे के सारे, मेरी बहनें भी हैं, है ना। चले, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं दूसरी कमांड भी पेस्ट कर रहा हूँ, और देखें ये भी एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं यहाँ पे तीसरी कमांड पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और इसे भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें ये भी एग्जीक्यूट हो गई है। अब इससे नीचे हमें एपीटी इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अब इससे नीचे हमें एपीटी इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसे आप कॉपी करें और कॉपी करके आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, एंटर करें, और देखें कॉन्ट्रैक्ट फाइल भी आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि इसके बिना मिनी क्यूब काम नहीं करता। फिर मिनी क्यूब को स्टार्ट करने की कमांड चला देते हैं। ये लीजिए साहब, मिनी क्यूब भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मिनी क्यूब स्टार्ट हो रहा है, रनिंग ऑन लोकल होस्ट, प्रिपेयरिंग कुबरनेटिस, देखें सारी चीजें आ रही हैं, क्यूब सिटी एलवीटीएल सब चालू हो रहा है ना। तो ये भी हम कर लेते हैं, और इसके बाद मिनी क्यूब स्टेटस, तो इससे हमें स्टेटस पता चल जाएगा मिनी क्यूब का चालू है कि नहीं है। तो ये काम फटाफट से कर लेते हैं। हम देखिए प्रैक्टिस कितनी हो गई हमारी, 3-4 बार हमने पिछली लैब्स में हर बार मिनी क्यूब को सबसे पहले इंस्टॉल किया है। तो मिनी क्यूब इंस्टॉल करना आ गया आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो इसीलिए कई लोग तो मुझसे कहते हैं कि यार आप रिपीटिशन ना किया करो, इन चीजों को बार बार ना दोहराया करो, पर मैं दोहराता इसलिए हूँ सो दैट आपको भी ये याद हो जाए, है ना। और हो सकता है आपका अपना पढ़ने का तरीका हो, बट मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट तरीका है। जिस चीज को हम ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो हमें रट जाएगा। तो यहाँ पे एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको इसका स्टेटस भी दिखा देता हूँ। और ये देखें मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ मिनी क्यूब स्टेटस, और देखें ये मुझे क्या दिखा रहा है कि सब रनिंग है भैया, है ना, और कॉन्फ़िगर्ड भी है। तो चलें जी, मिनी क्यूब तो हो गया परफेक्टली इंस्टॉल, काम भी करने लगा। अब हमें जो आज काम करना है वो हमें करना है परसिस्टेंट वॉल्यूम का। इसके लिए एक वॉल्यूम बना लेते हैं पहले अपने क्लाउड पे, ईबीएस पे चलते हैं, और ईबीएस के अंदर लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे जाके आपकी ये जो वॉल्यूम है देखें, ये तो मेरी रूट वॉल्यूम है जो मेरे इंस्टेंस के साथ क्रिएटेड है। मैं एक नई वॉल्यूम बनाऊंगा, क्रिएट वॉल्यूम, और ध्यान रखना है कि जहां पे इंस्टेंस क्रिएटेड है 1A में, वहीं पर आपको ये वॉल्यूम क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे साइज आप ज्यादा ना लें, मेरे ख्याल है 10 GB ले लें, 20 GB ले लें, बहुत है, 20 GB ले लें आप। और यहाँ पे जो रीजन लेना है वो 1A लेना है आपको, और यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम आप कर दें। जैसे ही आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे यहाँ पे ये वॉल्यूम आ जाएगा 20 GB का, ठीक है। इस 20 GB के वॉल्यूम का जो वॉल्यूम आईडी आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये वॉल्यूम आईडी आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद मैं अभी आपको बताता हूं ये हमें कहाँ पेस्ट करना है। फिलहाल मैं इसे नोट पैड पे लिख लूं, या फिर मैं देखें आपको नीचे दिखाता हूं। ये हमें ना यहाँ वॉल्यूम आईडी में पेस्ट करना है। देखें यहाँ वॉल्यूम आईडी नजर आ रही है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसे एज इट इज एग्जीक्यूट कर सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ वॉल्यूम आईडी में ये पेस्ट कर दिया है, मैंने अपने ईबीएस वॉल्यूम को। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यहाँ अपनी ईबीएस वॉल्यूम की आईडी डालनी है आपको, ठीक है। तो आप अपनी ईबीएस वॉल्यूम की आईडी, मेरी वाली आईडी मत डाल देना, आप अपनी आईडी चेक करना क्या है और वो डालना। तो चलते हैं जी अब अपने इस उबुंटू मशीन पे, यानी कि मिनी क्यूब पे, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं vi करके, माई persistent volume डॉट YML, ठीक है। एंटर करते हैं, कीबोर्ड का आई प्रेस करते हैं, और यहां से ये जो मैंने अभी पूरी ये जो फाइल बनाई है इसको कॉपी करते हैं YML फाइल को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या किया है, यहाँ पे मैं परसिस्टेंट वॉल्यूम काइंड ले रहा हूँ। इस बार काइंड में पॉड नहीं है, डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि परसिस्टेंट वॉल्यूम है। ये अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो परसिस्टेंट वॉल्यूम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका, ठीक है। उसका नाम क्या है, माई ईबीएस वॉल्यूम, वॉल मतलब मैंने वीओएल लिया है यहाँ पे। कैपेसिटी में क्या ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 GB मुझे चाहिए। मैंने ईबीएस से 20 GB लिया है, पर मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं वो मैं सिर्फ 1 GB का कर रहा हूं, और रीड राइट वंस का मैं उसे एक्सेस मोड दे रहा हूं। कई तरीके के एक्सेस मोड होते हैं, फिलहाल मैंने रीड राइट वंस का एक्सेस मोड उसको दिया है,
ठीक है। रिक्लेम पॉलिसी में रिसाइकिल मैंने लिख दिया है कि रिसाइकिल किया जा सकता है, इसको, इस परसिस्टेंट वॉल्यूम को रीयूज किया जा सकता है। और यहाँ पे वॉल्यूम आईडी आपको अपनी ईबीएस वॉल्यूम की जो आपने क्रिएट की है एडब्ल्यूएस अकाउंट में वो यहाँ पे डालनी है, ताकि इस वॉल्यूम से आपको 1 GB मिल जाए और आपकी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक है। एफएस टाइप ext4 लेना है, ये बेसिकली जैसे एडब्ल्यूएस के लिए ext4 लिया जाता है, फिर आप एज्योर में और इनमें अलग अलग रहते हैं सारी चीजें, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने AWS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर लिखा है क्योंकि मैं AWS की वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एज्योर कर रहा होता तो फिर यहाँ पे एज्योर की वॉल्यूम आती। ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। एस्केप करें, :WQ करें, बाहर आ जाए। उसके बाद देखें, अब ये काम करने के बाद वही अपनी कमांड kubectl अप्लाई वाली चलानी है। तो अब तो रट जानी चाहिए आपको, kubectl अप्लाई -f, और फाइल का नाम मैंने क्या लिया, ये ऊपर लिखा हुआ है mypv.yaml। ठीक है। ये मैं करता हूं तो देखिए क्या आ रहा है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपने जो क्रिएट किया है परसिस्टेंट वॉल्यूम, और ये उस ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि माई ईबीएस वॉल, ये आपका क्रिएट हो गया है। अब जरा कमांड भी चला के देख लेते हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम की कमांड होती है kubectl get pv मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे पास ये कह रहा है कि एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हो गई है 1 GB की। रीड राइट वंस एक्सेस मोड है, रिक्लेम पॉलिसी में रिसाइकिल है, स्टेटस है अवेलेबल, और कितनी देर पहले बना है जी, 20 सेकंड पहले बनाई गई है। ठीक है। चले जी, बहुत अच्छी बात है। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम तो बन गई, लेकिन अब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम आपको करना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई आप क्लेम करोगे कि आपको कितनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई मेरे 3 मैनेजर हैं, अब मेरे मैनेजर बताएंगे भाई मेरे को कितने कितने डिब्बे चाहिए आगे बांटने के लिए। मैंने बताया था ना, वो एग्जाम्पल दिया था ड्राई फ्रूट वाला। तो अब वो मैनेजर, सपोज कोई मैनेजर, या मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था 35 GB का कि भैया मुझे 35 GB चाहिए, है ना। तो आप क्लेम करोगे आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ VI, और एक और यहाँ पे आपको जो है एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी एमएल फाइल क्लेम के लिए। तो मैं यहाँ पे माई वीपी सॉरी पीवीसी होना चाहिए, यहाँ पे माई परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डॉट YAML होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने जस्ट सिमिलैरिटी के लिए ऐसा किया है। और यहाँ पे आप देखें नोट पैड पे आ जाएं, और ये नीचे वाली जो आप फाइल है इसको आप कॉपी कर लें, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की, इसे कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दें। देखिए काइंड में इस बार क्या है, परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं है बल्कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है अगर आप समझें इसको बात को। तो ये मैंने यहाँ पे क्लेम किया है, यानी मैं अब क्लेम कर रहा हूँ, और क्लेम में मैं नाम दे रहा हूँ माई ईबीएस वॉल क्लेम, और स्पेसिफिकेशन में रीड राइट वंस ही मैं रख रहा हूँ, और रिसोर्स में रिक्वेस्ट में मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 1 GB चाहिए। ठीक है। तो मैं ये 1 GB मुझे कहां से मिलेगी, परसिस्टेंट वॉल्यूम से मिलेगी, इसीलिए मैंने यहाँ परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम किया है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ईबीएस में जाना है कि एडब्ल्यूएस में जाना है, क्योंकि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया पीवी के नाम से, ये मुझे वहां से लाके देगा। ठीक है। तो मैंने 1 GB यहां लिखा, एस्केप किया, :WQ किया, और मैं बाहर आ गया। इसके बाद देखें जी अब क्या करना है, फिर वो ये कमांड kubectl अप्लाई -f, और इसके बाद आप करें mypvc.yaml, और देखें जी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम भी आपका जो है रेडी हो गया, क्रिएटेड हो गया। ठीक है। अब इसके बाद एक और कमांड आप चलाएं, kubectl get persistent volume claim, और चेक करें। देखें जी आपको क्लेम मिल गया है, बाउंड आ गया। बाउंड मतलब कि आपको 1 GB की जो स्टोरेज है वो कनेक्ट कर दी गई है, जोड़ दी गई है, एलोकेट कर दी गई है आपके साथ। ठीक है। आप कह लें कि जो भी अब आप पॉड बनाएंगे उसके साथ, ठीक है, ये जोड़ दी जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये बाउंड हो गई है, यानी ये वॉल्यूम आपके लिए एक तरीके से स्टोर हो गई है। ठीक है, आपके लिए दे दी गई है, आपको मतलब क्लेम कर दी गई है, मतलब अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा कह लें कि 1 GB आपके लिए हमने एलोकेट कर दी, लेकिन अब ये इस्तेमाल किसके लिए करनी है हमें ये बताना पड़ेगा कि किस पॉड के साथ ये इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने दे तो दी है, पर अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कई बार होता है अभी कंपनी आपको 10,000 का वाउचर देती है खर्च करने के लिए, खर्च करोगे तभी उसका फायदा है, अदरवाइज तो वो वाउचर यूजलेस है। आप पहले खर्च करोगे, खर्च करके कंपनी में क्लेम करोगे, कंपनी आपको वो पैसा वापस कर देगी, है ना। तो ये कुछ तरीका है। तो अब यहाँ पे मुझे इसे इस्तेमाल करना है, तो मुझे पॉड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं VI, कमांड क्या मतलब, एक और YAML फाइल बनाते हैं, डिप्लॉय, यहाँ पे करते हैं pvc.yaml, और यहाँ पे
आई प्रेस करें कीबोर्ड का, और अब जरा मैं यहाँ पे नोटपैड पे जो तीसरी फाइल है इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये देखें इस बार मैं काइंड में डिप्लॉयमेंट ले रहा हूं, यानी कि भैया मेरा रेप्लिकाज यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये देखें एक रेप्लिका है, यानी अगर एक पॉड मैंने एक बनाया है वो हर सिचुएशन में चलेगा, खराब हो जाएगा तो दोबारा बनेगा, मैं डिलीट कर दूंगा तो दोबारा रिक्रिएट होगा। इसका मतलब ही यही होता है डिप्लॉयमेंट का, है ना। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर मैच लेबल में मैंने यहाँ पे ऐप में माई पीवी डाल दिया है, ठीक है, और लेबल्स में इसको यहाँ पे भी मैच करा दिया है। अच्छा, कंटेनर में मैंने क्या किया कि एक सेंटोस इमेज वाला कंटेनर बनाया है ना, और उसमें मैंने वॉल्यूम माउंट कर दी है जिसका नाम मैंने माई पीडी कर दिया है। लेकिन ये जो वॉल्यूम माउंट हुई है ये किस फोल्डर में होगी? टैंप परसिस्टेंट नाम का एक फोल्डर होगा जिसके साथ ये माउंट हो जाएगी, ठीक है। और ये मतलब ये जो मेरे कंटेनर के अंदर एक फोल्डर होगा टैंप परसिस्टेंट, उसके साथ ये माउंट होगी। अब ये टैंप परसिस्टेंट में जो भी काम मैं करूंगा वो किसके साथ कनेक्ट रहेगा? देखें यहाँ पे ना वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स, इस वॉल्यूम में देखो आप माई ईबीएस वॉल्यूम नजर आ रही है आपको, माई ईबीएस वॉल क्लेम। अब ये जो 1 GB वाला क्लेम आपने किया था ये उसके साथ ये फोल्डर कनेक्टेड रहेगा। इस फोल्डर में जो कुछ भी कंटेनर के अंदर आप काम करोगे वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा? इस वाले क्लेम वाले परसिस्टेंट वॉल्यूम में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चले जी, ये काम भी हो गया। एस्केप करें, कॉलन डब्ल्यू क्यू करें, चले ये काम भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कमांड चलाएं kubectl ताकि इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अप्लाई -f, और -f के बाद लिखें डिप्लॉय pvc.yaml, और देखें जी ये भी डिप्लॉय हो गया है। डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे कमांड चलाएं kubectl get डिप्लॉय, तो मुझे मेरे डिप्लॉय के नजर आ जाएंगे कि भाई पीवी डिप्लॉय नाम से मैंने बनाया है परसिस्टेंट वॉल्यूम डिप्लॉय। तो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, जस्ट अ मिनट, देखें क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर एक पॉड मेरा क्रिएटेड है और वो एक कंटेनर क्रिएटेड है और वो रनिंग भी है, ठीक है। तो साहब ये काम तो मेरा हो गया। अब हमने करना क्या है? अब भाई हमने पॉड क्रिएट कर दिया, पॉड हमारा क्रिएट हो गया, हमें समझ आ गया। अब जरा मैं रेप्लिका सेट में जाता हूँ, क्यूब ctl गेट rs में ये करता हूं, तो देखिए मुझे क्या आ रहा है, मुझे एक पॉड नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे एक पॉड नजर आ रहा है इस नाम से, उसके अंदर एक डिजायर्ड है, यानी मैं एक ही पॉड चाहता था, और करंटली एक अवेलेबल है और वो रेडी भी है, यानी कि वो ठीक भी है। अब मैं जरा यहाँ पे, सॉरी ये रेप्लिका सेट है मेरा, तो रेप्लिका सेट यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ kubectl गेट पॉड्स करता हूँ, तो एक रेप्लिका सेट मेरे पास आ गया और उसके अंदर ये मेरा पॉड चल रहा है अभी, ठीक है। लास्ट में D4HF है, तो ये मेरा एक पॉड रनिंग है। लेकिन अगर मैं अब इस पॉड को डिलीट कर दूं तो मेरे पास एक नया पॉड क्रिएट होगा और उसका नाम जो होगा वो अलग होगा, यानी अभी जो ये नजर आ रहा है ना ये चेंज हो जाएगा। तो आप लास्ट के डिजिट से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नाम चेंज हो गया और नया पॉड क्रिएट हो गया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए उससे पहले आप एक काम करें, हम इस पॉड के अंदर ही चलते हैं, क्यूब ctl, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और पॉड नेम मुझे लेना पड़ेगा। तो ये जो पॉड नेम मैंने जस्ट अभी यहाँ पे लिया है इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसको लेने के बाद मुझे -it करना पड़ेगा, -it और हाइफन हाइफन, हाँ बिन बैश करते हैं, ठीक है याद आ गया। तो यहाँ पे बिन बैश करें, और ये देखें मैं अपने अब कहाँ पे आ गया, कंटेनर के अंदर आ गया फिलहाल, ठीक है। मैं जो पॉड है ना पॉड के अंदर आ गया, और पॉड के अंदर भी मैं बेसिकली कंटेनर में आ गया क्योंकि पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा है, ठीक है। अब मैं उसके अंदर जो है मैंने एक फाइल बनाई थी अपनी YAML के अंदर टैंप परसिस्टेंट के नाम से, मैं उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा YAML फाइल में मैंने टैंप परसिस्टेंट बनाई थी, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। तो ये देखें मैं इस फाइल के अंदर आ गया, ठीक है, और डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं ls करता हूँ, ls किया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, सपोज करें vi test फाइल, ठीक है। मैं ऐसे कोई फाइल बना लेता हूँ, आई प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो दोस्तों, ये मेरी टैंप फाइल है, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। एस्केप करें, कॉलन WQ करें, बाहर आ जाएं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ls करूंगा तो मुझे टेस्ट फाइल नजर आनी चाहिए, देखिए मुझे नजर आ रही है, ठीक है। अभी ये किस जो है मेरे कंटेनर में नजर आ रही है, इसमें नजर आ रही है पॉड में, ये मेरी पॉड आईडी है ना। अब मुझे इसमें नजर आ रही है,
चले जी, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, यहां से एग्जिट मारते। एग्जिट कर दिया, मैं बाहर आ गया इससे। अब इस पॉड को डिलीट कर देते, kubectl डिलीट, और पॉड का नेम था मेरा ये वाला pv डिप्लॉय, ये वाला। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये देखें, ये डिलीट हो रहा है। तो ये मेरा पॉड डिलीट हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इस पॉड की जगह एक नया पॉड क्रिएट हो गया होगा। तो चेक कर लेते हैं, kubectl get pods, और ये देखें जी, एक नया पॉड बन गया। इस बार इसका नाम ये है ZN9X9, जबकि पहले ये वाला था 8D4HF। तो ये नया पॉड क्रिएट हो गया उसकी जगह, यानी आप पॉड डिलीट करोगे तो नया बन जाएगा, उसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं इस पॉड के अंदर जाता हूं, kubectl EXEC, और यहां पे मैं ये पॉड लेता हूं, और उसके बाद -IT करता हूं, हाइफन कॉलन बेन बैश। ठीक है। और अब मैं इसके अंदर जाके, ये जो मैं अब अपने दोबारा से पॉड के अंदर आ गया, कंटेनर के अंदर आ गया, मैं दोबारा उसी डायरेक्टरी में चलता हूं, टेम्प परसिस्टेंट में, और यहां जाके मैं ls करता हूं तो मुझे टेस्ट फाइल नजर आ रही है। देख लीजिए, कैट टेस्ट फाइल करूंगा तो मुझे डेटा भी नजर आएगा। अब हेलो दोस्तों, ये मेरी टेम्प फाइल है। अब लेकिन दोस्तों, आपके यहां मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये तो आप मिनी क्यूब पे कर रहे हो, तो अभी जो आपने समझाया था कि एक नोड की जगह दूसरे नोड पे बनेगा, तो फिर ये मतलब यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा। अभी मैं मिनी क्यूब पे आपको ये सेटअप करके दिखा रहा हूँ, स्टेप बिल्कुल सेम है। यहां पे अगर रियल टाइम में भी आप ये सारा काम कर रहे होते, और अगर किसी वजह से आपका जो पॉड है वो दूसरी नोड पे क्रिएट हो भी जाता, तो भी आप यही सारी फाइलें आपको मिल जाती और उसके अंदर का डेटा आप एक्सेस कर पाते। ठीक है। अभी आपकी बात सही है कि मेरे पास ये जो मिनी क्यूब है इसमें एक ही नोड है, तो मेरा पॉड तो बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर क्रिएट होगा। लेकिन अगर मेरे पास रियल टाइम में 2 नोड होते, 3 नोड होते, और मैं इस तरीके से परसिस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता, इस तरीके से एलोकेट करता, तो 110% आपको आपका डेटा मिलता ही मिलता। बात आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पे मैंने मिनी क्यूब पे एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, बट कॉन्सेप्ट यही है परसिस्टेंट वॉल्यूम का। इंटरव्यू के लिहाज से और रियल टाइम में भी करोगे तो कभी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, नो नीड टू वरी। तो यहां पे मैंने करके देख लिया, तो अब इससे एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, और एग्जिट करने के बाद चलो अब डिलीट भी कर लेते हैं, लैब भी हो गई। kubectl डिलीट -f और डिप्लॉय pvc.yml, एक ये फाइल डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं kubectl डिलीट -f my pvc.yml, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद pv वाली भी डिलीट कर देते हैं, kubectl, एक मिनट, अब ये डिलीट हो जाए पहले। तो अब हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, kubectl हमने एक और फाइल बनाई थी, डिलीट -f my pv के नाम से, उसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो सारी फाइलें हमने डिलीट कर दी हैं ताकि अब कुछ बचा ना रह जाए, और अगली लैब हम ढंग से करके देख सकें। और अब आप चाहें तो ये लैब हमारी परसिस्टेंट वॉल्यूम की हो गई है, आप चाहें तो अपनी ये वॉल्यूम भी डिलीट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि सर इस वॉल्यूम के अंदर जाके देख सकते हैं? नहीं भाई, नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये EC2 टू इंस्टेंस के थ्रू ही एक्सेस होती है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने वो वॉल्यूम डिलीट कर दी है। चलें, तो ये लैब हमारी हो चुकी है, कंट्रोल L करें। अब मैं चलता हूं लैब पे, और अब बोर्ड के ऊपर, और मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं हेल्थ चेक या लाइवनेस प्रोब क्या होता है, उसे समझ लेते हैं, और फिर यहां आके लैब में करके देखते हैं। अब जरा हेल्थ चेक के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि भाई ये हेल्थ चेक क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा कुबरनेटिस के अंदर, हमने देखा कि भाई कुबरनेटिस क्या करता है। कुबरनेटिस जनरली अगर आपने कोई डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है या रेप्लिका सेट इस्तेमाल किया है, तो वो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट इस चीज का ख्याल रखता है कि अगर आपने रेप्लिका सेट 2 किए हैं, 3 किए हैं, तो हमेशा उतने पॉड चलते रहें। एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि भाई मैंने रेप्लिका सेट में 3 लिखा हुआ है, तो 3 पॉड हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई एक पॉड खराब हो गया तो वो उसको रिक्रिएट कर देगा, अगर 2 पॉड खराब हो गए तो 2 पॉड रिक्रिएट कर देगा, क्योंकि हर सिचुएशन में वो 3 पॉड क्रिएट करके रखेगा, अगर आपने उसको बता रखा है कि भाई मुझे 3 क्रिएट चाहिए। ठीक है, रेप्लिका सेट में। तो इस तरह की चीजें हम कुबरनेटिस में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुबरनेटिस हमेशा क्या चेक करता है? वो चेक करता है भाई पॉड चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो वो रिक्रिएट कर देता है।
पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा है, ये कुबरनेटिस चेक करता है। तो ये तो ठीक है कि पॉड चल रहा है, पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा है, पर क्या हमारे कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है जो हमें असल में चाहिए, क्या वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, ये कौन बताएगा? क्योंकि कुबरनेटिस तो बुनियादी तौर पे सिर्फ ये देखता है पॉड प्रॉपरली रनिंग है कि नहीं है। पॉड अगर रनिंग है और उसके अंदर चलने वाला कंटेनर अगर रनिंग है तो कुबरनेटिस मान के चलता है कि भाई कंटेनर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पर असल में कंटेनर के चलने से तो कोई लेना देना नहीं है। कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है वो रन कर रही है कि नहीं कर रही है। मसला तो ये है, मैं मोबाइल फोन खरीद के ले आया, मोबाइल फोन स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फोन ठीक है। कॉल लगाओ, कॉल ही नहीं लग रही है ना, किसी को कॉल करो, कॉल नहीं लग रही, आवाज नहीं आ रही, तो क्या आप ये कहेंगे कि मोबाइल फोन ठीक है? नहीं भाई, फोन ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है मोबाइल फोन ठीक है, उसमें आवाज भी आनी चाहिए, सारे फंक्शन काम करने चाहिए। यही कुछ यहाँ पे कुबरनेटिस बुनियादी तौर पे सिर्फ यही देखता है कि जैसे मोबाइल फोन ऑन या ऑफ हो रहा है, वो बुनियादी तौर पे सिर्फ यही देखता है पॉड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके अंदर जो कंटेनर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए कुछ बेसिक सी कमांड होती है, वो अपना टेस्ट करके देखता है। एक आधा जो पहला उसने टेस्ट कमांड भेजा उसी का रिस्पॉन्स आ गया, वो मान लेता है कंटेनर चल रहा है। उसके बाद वो कुछ चेक नहीं करता कंटेनर के अंदर क्या चलना है, क्या चलाया गया है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इससे पॉड को कोई लेना देना नहीं होता। पॉड के अंदर चलने वाले कंटेनर में क्या चल रहा है, पॉड को इससे कोई मतलब नहीं होता, कुबरनेटिस को इससे कोई मतलब नहीं होता। पर हमारा असल काम तो वही है कि कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चलनी चाहिए। और ये कैसे एश्योर किया जाए कि कंटेनर के अंदर चलने वाली एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है, इस चीज को कैसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं और कैसे ये चेक कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं चल रही है तो भैया इसका मतलब मुझे वो कंटेनर की भी कोई जरूरत नहीं है, दोबारा क्रिएट करो। तो उस केस में दोबारा क्रिएट होना चाहिए। ये कैसे मैं अपने कुबरनेटिस के क्लस्टर को समझाऊं, इसके लिए कॉन्सेप्ट आया है हेल्थ चेक का। यहां जो हेल्थ चेक या लाइवनेस प्रोब है, असल में हम लाइवनेस प्रोब का इस्तेमाल करेंगे YAML फाइल के अंदर। इसका मतलब ही ये है कि मेरे कंटेनर के अंदर मैं जो भी कमांड इसको बताऊंगा कि भाई ये चेक करनी है आपको सर्टेन टाइम के बाद, आपको हर 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद ये चेक करनी है, ये कमांड चला के देखनी है मेरे कंटेनर के अंदर जाके। अगर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब एप्लीकेशन सही चल रही है, रिस्पॉन्स गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब एप्लीकेशन गलत चल रही है। तो ये इससे हमें पता चलता है हमारे कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन भी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो भाई दोबारा कंटेनर क्रिएट करो, और ठीक चल रही है तो कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए हम लाइवनेस प्रोब टेस्ट करते हैं अपने कंटेनर्स के अंदर। कुबरनेटिस अपने आप करता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लाइवनेस प्रोब कर दिया, उसका टाइम सेट कर दिया कि इतने सेकंड के बाद आपको बार बार टेस्टिंग करनी है, ये फलाना कमांड आपको कंटेनर के अंदर चला के देखनी है, तो कुबरनेटिस बाय डिफॉल्ट सभी के अंदर जहां जहां आपने लाइवनेस प्रोब लगाया हुआ है उन सारे पॉड्स के कंटेनर में कमांड चला के देखेगा। और अगर उसको 0 आता है, अगर उसको आउटपुट में 0 आता है, इसका मतलब है एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है। अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू उसको मिलती है, नॉन जीरो वैल्यू अगर उसको मिलती है, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, कोई मसला है, उसको वो आउटपुट नहीं आया जो आना चाहिए था। और ऐसे केस में वो कंटेनर को बंद करेगा और एक नया कंटेनर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे हम आज करने वाले हैं इस लैब में। अब जो मैं आपको लैब दिखाऊंगा उसमें मैं आपको यही करके दिखाने वाला हूं। तो यहां कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूं। A pod is considered ready when all of its container are ready। एक pod को हम ठीक कब मानेंगे, जब उसके अंदर कंटेनर चल रहे होंगे, तो हम कहते हैं pod भी ठीक चल रहा है। In order to verify if a container in a pod is healthy and ready to serve traffic, Kubernetes provide for a range of healthy checking mechanism। ये कहते हैं कंटेनर pod के अंदर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके Kubernetes जो होता है एक मैकेनिज्म चलाता रहता है जिससे ये पता चलता है कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो इतना तो ध्यान रखता है कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पर कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही है ये कुबरनेटिस चेक नहीं करता, आपको करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लाइवनेस प्रोब। Health checks or probes are carried out by the kubelet to determine when to restart a container। तो health check की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या कंटेनर को रीस्टार्ट करने की जरूरत है या कंटेनर परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपने जो भी कमांड चलाई है उनका आउटपुट आपको ठीक आ रहा है, कंटेनर कुबरनेटिस अपने आप करता रहेगा, वो आपको बार बार मैनुअली नहीं करना है। तो अगर कुबरनेटिस को वो आउटपुट बिल्कुल सही आएगा तो आउटपुट में उसको 0 मिलेगा। ठीक है, अगर 0 मिलता है इसका मतलब वही आउटपुट आया है जो आना चाहिए था, तो उस केस में वो कुछ नहीं करेगा। पर अगर 0 के अलावा 1 आ गया तो
उस केस में वो क्या करेगा, वो उस कंटेनर को बंद करेगा, स्टॉप करेगा, नया कंटेनर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो व्हेन टू रीस्टार्ट अ कंटेनर, बेसिकली ये रीस्टार्ट नहीं होगा, ये नया ही क्रिएट होगा। ठीक है, रीस्टार्ट का मतलब तो यही है, वही कंटेनर दोबारा से स्टार्ट करना है, पर कंटेनर कभी दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होता, वो वहां पे फिर नया क्रिएट होता है। रिक्रिएट होना चाहिए ये बेसिकली ना, व्हेन टू रिक्रिएट and used by services and deployment to determine if a pod should receive traffic। ठीक है, इसके बाद liveness probe एक एग्जांपल भी दिया है कि liveness probe could catch a deadlock where an application is running but unable to make progress। Restarting a container in such a state can help to make the application more available despite bugs। ये कहते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन, कोई कोड आपका रन कर रहा है और वो बीच में जाके अटक जाए, कोई मसला हो जाए, फिर वो आगे ही ना बढ़े, तो ऐसे केस में वहां पे वेट करने से बेटर है कुबरनेटिस चेक करेगा। अगर आपने वहां पे हेल्थ चेक लगा रखा है तो हर 10 सेकंड के बाद वो चेक करेगा। अब 10 सेकंड के बाद प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, इसका मतलब उससे वहां पे डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। कुबरनेटिस समझ जाएगा कोई इश्यू हो गया है, वो क्या करेगा, आपके उस पॉड को डिलीट करेगा, नया पॉड क्रिएट करेगा और उस प्रोसेस को दोबारा से रीरन कराएगा, रीस्टार्ट कराएगा। ठीक है, वन यूज ऑफ रेडीनेस प्रोब इज टू कंट्रोल व्हिच पॉड्स आर यूज्ड एज बैकएंड्स फॉर सर्विसेज। व्हेन अ पॉड इज नॉट रेडी इट इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस लोड बैलेंसर। तो इसका भी एक काम है, अगर आपने पॉड्स के ऊपर लोड बैलेंसर लगा रखा है और कोई पॉड आपका उसको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है किसी पॉड से, तो उसको क्या करेगा, वो उसको डिलीट कर देगा, उसकी जगह नया क्रिएट करेगा। तो प्रॉपरली कहने का मतलब कि लोड बैलेंसर के नीचे अगर 10 पॉड काम कर रहे हैं तो 10 के 10 हेल्दी होने चाहिए, 10 के 10 पॉड के अंदर, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन भी चल रही हो, ये चीज वेरीफाई होनी चाहिए। For running health check, we would use command specific to the application, right? कोई भी कमांड आप अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड चला सकते हैं हेल्थ चेक करने के लिए। If the command succeeds, it returns 0। तो 0 अगर आपको आता है, कमांड का आउटपुट अगर सक्सीडेड होता है, आपको वही मिलता है जो आना चाहिए, तो आपको कुबरनेटिस में रिटर्न में 0 मिलेगा। मैं आपको लैब में करके भी दिखाऊंगा, इससे पता चलेगा कि भैया कोई मसला नहीं है। उसके अलावा कुछ भी आता है, नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो इफ द कमांड रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू, अगर नॉन जीरो वैल्यू आपको आती है, द क्यूबलेट किल्स द पॉड एंड रिक्रिएट इट। तो ऐसे केस में क्यूबलेट पॉड को डिलीट करेगा, कंटेनर को डिलीट करेगा और उसको रिक्रिएट करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हेल्थ चेक का, लाइवनेस प्रोब का, जिसमें हम सिर्फ यही चेक नहीं करते कि हमारे कंटेनर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम ये भी चेक करते हैं कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है वो भी प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो अब हमें डिस्कस करना है लैब के अंदर। इसकी YAML फाइल कैसी है, एक बार मैं आपको वो भी लिख कर दिखा देता हूं। यहां पे मैंने YAML फाइल भी लिख दी है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं अब लैब में। मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं जब हम लाइवनेस प्रोब करेंगे। लाइवनेस प्रोब का मतलब है ये चेक करना कि हमारा कंटेनर अलाइव है और प्रॉपरली रनिंग है, उसके अंदर एप्लीकेशन प्रॉपरली रनिंग है, ये हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ दिस YAML फाइल। तो इस YAML फाइल में आप देख रहे हैं कि हमने काइंड में पॉड ही लिखा है कि भैया हमें एक पॉड चाहिए। ठीक है, टेस्ट में हमने लाइवनेस लिख दिया, कुछ लेबल्स हमने लगाए हैं, बेसिकली एक लेबल लगाया टेस्ट वाला, एक लेबल लगाया हमने नेम वाला जिसमें हमने उसको नाम दे दिया है माई लाइवनेस प्रोब। ठीक है, तो 2 लेबल हमने यहाँ पे लगा दिए। स्पेसिफिकेशन में हमने बता दिया कि भाई आपने एक कंटेनर बनाना है, उसका नाम लाइवनेस रखना है, इमेज उसमें उबुंटू की चलानी है। आर्ग्यूमेंट में हमने ये बताया कि आपने क्या करना है, आपने बिन बैश करके उसके बाद एक कंटेनर क्रिएट कर दिया, उस कंटेनर के अंदर आपने एक टैंप नाम की और उसके अंदर एक हेल्दी नाम की फाइल क्रिएट कर दी। देखिए टच कमांड होती है फाइल बनाने के लिए, तो आपने टैंप हेल्दी नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी है और स्लीप में 1000 10,000 एक वैल्यू आपने डाल दी सेकंड्स की। ठीक है, तो ये हमने काम किया कि भाई एक कंटेनर बनाओ, कंटेनर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दो टैंप हेल्दी के नाम से। अब लाइवनेस प्रोब में हमने ये चेक करना है, ये हमने एक सैंपल फाइल ली है, एक YAML फाइल है जिसमें हम कोई काम करा रहे हैं। अभी हमने काम क्या कराया कि हमने एक फाइल क्रिएट करी है टैंप हेल्दी। लाइवनेस प्रोब में हम ये चेक करेंगे कि क्या ये टैंप हेल्दी फाइल जो है अवेलेबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कैट कमांड चलाएंगे। कैट कमांड चला के हमने कमांड्स में इसको मेंशन करना है। बेसिकली इस कमांड का यहाँ कोई मतलब नहीं है एज सच, बट अभी टेस्टिंग के लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने कमांड चलाई कैट। कैट से क्या होता है, आपको आपकी फाइल का आउटपुट मिलता है। तो हमने कहा भाई ये कैट है, एक फाइल है हमारे पास टैंप हेल्दी, ये रन करो। तो जैसे ये रन होगी तो आपको मिलेगा कि हाँ जी ये फाइल अवेलेबल है, क्योंकि टैंप हेल्दी आपने बनाई हुई है। तो आप जब भी इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आपका आउटपुट आएगा। आउटपुट ये आएगा कि ये फाइल अवेलेबल है, कैट टैंप हेल्दी
करोगे तो ये आपको आउटपुट में देगा कि हाँ ये फाइल अवेलेबल है। इसका मतलब आपकी जो कमांड थी वो सक्सेसफुली रन हो गई, आपको आउटपुट में 0 आएगा। 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका काम ठीक चल रहा है, आपका कंटेनर ठीक चल रहा है, उसके अंदर एप्लीकेशन ठीक चल रही है। ये काम कैसे होगा यहां हमने डिफाइन किया हुआ है। 3 चीजें मेंशन है जो इंपॉर्टेंट है, इनिशियल डिले सेकंड्स, पीरियड सेकंड्स एंड टाइम आउट सेकंड। देखिए इनिशियल डिले सेकंड का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। इनिशियल डिले सेकंड का मतलब है जब भी कुबरनेटिस में मैं भी आपको लैब कराता हूं, कोई भी मैं जैसे मैं अप्लाई करता हूं kubectl अप्लाई दिस फाइल, मैं कोई भी YAML फाइल अप्लाई करता हूं तो एकदम से कंटेनर या पॉड क्रिएट नहीं होता, कुछ सेकंड का डिले आता है। एकदम से मैं आपको kubectl गेट पॉड्स करके दिखाऊं तो रनिंग पॉड्स नजर नहीं आते, थोड़ा सा टाइम लगता है 2-4 सेकंड का, उसके बाद वो 2x2 1x1 करके आता है। मैंने कई बार आपको लैब में दिखाया है, पॉड क्रिएट हो जाते हैं पर थोड़ा टाइम लगता है। अब अगर मैं एकदम से टेस्ट कर दूं, मैंने कमांड चलाई, मैंने पॉड क्रिएट किए, कंटेनर क्रिएट किया और मैंने एकदम से टेस्ट कर दिया, तो तब तक तो वो काम ही नहीं हुआ होगा, तब तक तो ये कमांड ही रन नहीं हुई होगी। तो आपको आउटपुट में क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट ही नहीं हुई और उससे पहले आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियल डिले का मतलब होता है कि इस एक ऐसा टाइम पीरियड हम मेंशन कर देते हैं कि भाई पहले थोड़ा टाइम दो चीजों को रन होने के लिए, कंटेनर स्टार्ट होने के लिए, पॉड क्रिएट होने के लिए, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो रन होने के लिए, उसके बाद आप टेस्ट स्टार्ट करना। हम ऐसा मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई 5 सेकंड के अंदर हमारा काम रेडी हो जाएगा, हमारा पॉड कंटेनर रेडी हो जाएगा और उसके अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम कहते हैं भाई 5 सेकंड के बाद, ये सेकंड में है ये सारी की सारी वैल्यू, तो हम कहते हैं भाई 5 सेकंड के बाद आप टेस्ट स्टार्ट करो, लाइवनेस प्रोब टेस्ट स्टार्ट करो। एग्जांपल के तौर पे आप ये समझें कि दोपहर के 2:02 हो रहे हैं और ये 10 सेकंड हो रहे हैं, ठीक है, 2:02 10 सेकंड। तो अगर आपने इनिशियल डिले दिया हुआ है 5 सेकंड का, तो ये 5 सेकंड तक तो कुछ नहीं करेगा, यानी ये 2 जब ये 15 होगा तब तक तो ये कुछ नहीं करेगा। और यहां जब ये 15 हो जाएगा, 5 सेकंड का गैप आ जाएगा, उसके बाद इनिशियल डिले मैंने 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 5 सेकंड के बाद ये क्या करेगा? हेल्थ चेक स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब 5 सेकंड के बाद ये हेल्थ चेक स्टार्ट करेगा, 5 सेकंड तक ये हेल्थ चेक करेगा और ये आपको 5 सेकंड के बाद यानी कि इस टाइम पे ये पहला हेल्थ चेक ये यहां स्टार्ट करेगा, 2:20 पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला हेल्थ चेक ये कब करेगा वो आपने कहां बताना है? पीरियड सेकंड्स पे, यानी हर 5 सेकंड के बाद आपने, पीरियड सेकंड्स का मतलब है पीरियोडिकली ये काम कब होना है? हर 5 सेकंड के बाद होना है। तो यानी पहला हेल्थ चेक आपका 15 पे स्टार्ट हुआ, दूसरा 20 पे स्टार्ट होगा, तीसरा 25 पे स्टार्ट होगा। अब अगर आपने यहां पे हेल्थ पीरियड स्टार्ट्स में यहां पे आपने 20 करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 20 है, तो आपका हेल्थ चेक कैसे होगा? हर 20 सेकंड के बाद होगा। तो अगर आपका पहला 15 पे हो रहा है तो अगला कब होगा? अगला आपका 35 पे होगा, उससे अगला कब होगा? 55 पे होगा। बात समझ आ रही है? तो हर 20 सेकंड के बाद आपका हेल्थ चेक होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो लिखी गई हैं। अब है टाइम आउट सेकंड्स। टाइम आउट सेकंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कमांड चलाई है वो स्टक कट जाए, बीच में अटक जाए, चले ही ना। तो अगर 30 सेकंड तक भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, देखें अगर रिप्लाई आ गया, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई तो 0 आएगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो 1 आएगा। पर अगर कुछ भी नहीं आया, 0 और 1 कुछ भी नहीं आया 30 सेकंड तक, तो भैया इसको किल करो, इस काम को खत्म करो और दोबारा रीस्टार्ट करो, कंटेनर को दोबारा ये काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अब हम YAML फाइल में करके देखते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको बोर्ड पे समझ आ गया होगा हेल्थ चेक और लाइवनेस प्रोब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो चलें अब मैं आपको लैब में करके दिखाता हूँ। तो पहले एक फाइल बना लें आप लाइवनेस के नाम से, और यहाँ पे इसके अंदर आपने कीबोर्ड का आई प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पे देखें नीचे लाइवनेस प्रोब की ये फाइल आपको यहाँ नजर आ रही है, इसे आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये पेस्ट हो गई है। ये वही सारा है कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको लिखकर भी समझा दिया है। इनिशियल डिले क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है, वेट फॉर द स्पेसिफाइड टाइम बिफोर इट रन्स द फर्स्ट प्रोब, ठीक है। पीरियड सेकंड, पीरियोडिकली कितने देर के बाद ये लगातार पीरियोडिकली चला करेगा। टाइम आउट सेकंड क्या होता है ये सारा मैंने समझा दिया है। एस्केप करें, :WQ करें, बाहर आ जाएं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपनी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, kubectl apply -f
और उसके बाद यही वाली liveness डॉट YAML फाइल आप एंटर करें और देखें आपका पॉड क्रिएट हो गया जिसका नाम है माई लाइवनेस प्रोब। ठीक है, पॉड क्रिएट हो चुका है तो पॉड भी चेक कर लेते हैं, kubectl get pods। तो साहब पॉड आपका क्रिएटेड है। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। kubectl डिस्क्राइब और उसके बाद पॉड और पॉड का नाम। तो पॉड का नाम आपका यही है, इसको उठाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर करें और ये देखें। अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। मसलन क्या चीजें आपको नजर आएंगी? आपको यहाँ पे लाइवनेस का एक नया जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे नीचे आते जाएं, देखें नेम तो है माई लाइवनेस प्रो, नेम स्पेस डिफॉल्ट है, प्रायोरिटी 0 है, नोड की आईपी ये है, ये सारी चीजें तो नजर आ रही हैं। अब नीचे आएंगे ना तो यहाँ लाइवनेस आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखें कंटेनर्स में आपको लाइवनेस नजर आ रहा है। अब और नीचे आ जाएं आप तो यहां देखें आप, ये है इंपॉर्टेंट। यहां लाइवनेस में क्या लिखा है कि यहां पे एक कैट टैप हेल्दी नाम की एक फाइल आपने क्रिएट करी और क्रिएट करने में उसके बाद आपने 5 सेकंड का डिले रखा है कि भैया 5 सेकंड के बाद आप चेक करना लाइवनेस प्रोब जो टेस्टिंग आपने करनी है। टाइम आउट पीरियड आपने 30 सेकंड का रखा है। जो आपने रिपीटिशन रखा है पीरियोडिक पीरियड वाला, पीरियड टाइम वाला, वो आपने रखा है 5 सेकंड का। सक्सेस एक बार, और अगर 3 बार लगातार फेलियर हो तो आपने मानना है कि भाई ये जो पॉड है या ये जो कंटेनर है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। एक बार फेल होने से नहीं, 3 बार अगर लगातार वो फेल होगा तो आपने ये मानना है कि ये कंटेनर खराब है, इसको बंद करो, नया स्टार्ट करो। तो देखें ये लाइवनेस प्रोब यहाँ पे ऐड हो चुका है आपकी सारी कंडीशंस के साथ। तो ये आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो देखें क्या है। अभी क्योंकि कुछ एरर नहीं है, कुछ नहीं है, इसने उबुंटू फाइल को, इमेज को पुल किया, उस पुल करके एक कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर स्टार्टेड कंटेनर लाइवनेस, ये लाइवनेस भी इसने बाद में करके देखा, सारे काम को उसने कर लिए। चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो अब एक काम करते हैं, कंट्रोल एल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कमांड चलाते हैं kubectl exec, उसके बाद आप इसके अंदर जाएं, ये जो आपका पॉड बना है ना इसके अंदर जाएं आप। मैं एक बार यही कमांड चला लेता हूँ kubectl get pods और ये पॉड आ गया आपका। तो इसके अंदर अब हमें चलना है kubectl exec, उसके बाद ये आप पॉड का नाम यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, उसके बाद -it आप लगा दें और हाइफन स्पेस देके कॉलन बिन बैश आपने करना है, सॉरी /bin bash, और ये आप कमांड चला दें, एंटर करें। अब मैं देखें अपने पॉड के अंदर आ चुका हूं और उसके कंटेनर में आ चुका हूं बेसिकली, है ना। अब मैं कंटेनर में आ गया। अब मैं कंटेनर के अंदर जाके एक कमांड चला रहा हूं, ये कैट टैम्प हेल्दी मैंने भाई एक बना रखा है तो मेरा वो मैं चेक कर रहा हूं। तो ये मेरा कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये परफेक्टली मेरा चल गया क्योंकि भाई कैट टैम्प हेल्दी बनी हुई है इसीलिए वो चल गई। ठीक है, तो मैं अगर इसको चेक करना चाहूं तो इको मैं कर लेता हूं और टेस्ट भी हो जाएगा मेरा, तो स्टेटस चेक हो जाएगा। तो मैं इको $साइन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन आपको लगाना है और एंटर करना है। तो देखें 0 आ रहा है, यानी मैंने 0 बताया था आपको कि अगर आपका स्टेटस हेल्दी है तो वो 0 आउटपुट आपको देगा, और अगर स्टेटस अनहेल्दी है तो 0 की जगह 1 आपको देगा या नॉन जीरो वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब स्टेटस हेल्दी है। मैंने टैम्प हेल्दी चलाया और वो फाइल भी अवेलेबल थी तो उसने कोई एरर नहीं दिया मेरे मशीन ने, इंटरनली मेरे कंटेनर ने। तो भाई उसको समझ आ गया कुबरनेटिस को कि भाई कोई मसला नहीं है, उसने 0 आउटपुट में आपको दे दिया। ठीक है, अब मैं ना एक एरर वाला चला देता हूं। भाई देखो मेरे पास टैम्प हेल्दी फाइल तो मैंने बना रखी है, पर मैंने यहाँ पे एक फाइल नहीं बना रखी। मैं इस फाइल का नाम लेता हूँ भूपिंदर। भूपिंदर नाम की तो कंटेनर में कोई फाइल ही नहीं है। तो अगर मैं इसे सर्च करूंगा तो जब फाइल ही नहीं है तो नजर कहां से आएगी, तो एरर आना चाहिए ना। तो एंटर करते हैं तो ये कहता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कुछ आपने ऐसा सर्च किया जो वहां था ही नहीं, यानी ये एरर है। अब एरर है तो कुबरनेटिस को समझ आ गया होगा कि भैया कोई गलत काम चला है जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। भूपिंदर नाम की फाइल थी वो मिल ही नहीं पाई, तो यानी एरर मान लेगा वो उसको। तो अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं दोबारा इको और क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो स्टेटस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि उसने क्या माना कि भाई आपने कुछ ढूंढा और वो आपको मिला ही नहीं। तो ये इको जो $साइन होता है ना, ये डॉलर और क्वेश्चन मार्क, इससे हमें स्टेटस पता चल जाता है ना। तो स्टेटस में 1 आ गया।
वन का मतलब भैया उसको कुबरनेटिस को लगा कि ये खराब है, ये आउटपुट नहीं आया, तो अब उसने क्या किया होगा, 5 सेकंड के बाद लाइवनेस प्रोब वो स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं, एलएस करते हैं और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, टैम्प हेल्दी चेक करते हैं। और ये देखें टैम्प हेल्दी मुझे नजर आ रहा है ना, ये तो मुझे नजर आ रहा है। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, टैम्प हेल्दी जो मेरी फाइल है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गई। अब मैं दोबारा टैम्प हेल्दी चेक करता हूँ, टैम्प हेल्दी, ठीक है। तो मैंने कमांड में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि भाई आपने हर 5 सेकंड के बाद टैम्प हेल्दी चेक करना है, लेकिन अब मैं टैम्प हेल्दी को रिमूव कर चुका हूं, यानी अब ये 5 सेकंड के बाद जब मेरा कुबरनेटिस चेक करेगा तो उसको ये फाइल ही नजर नहीं आएगी, और इसका मतलब जो हमने कहा था वो चीज नहीं हो रही, वो चीज मतलब है ही नहीं है, वहां पे डिलीट हो गई, रिमूव हो गई। तो देखे नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ गया। इसका मतलब अब कुबरनेटिस जो है 5 सेकंड के बाद जब हेल्थ चेक क्रॉप करेगा तो वो देखेगा कि यार टैम्प हेल्दी नाम की एक कमांड मुझे दी गई थी चेक करने के लिए, और ये मुझे अब इस बार मिल नहीं रही है ना। तो अब मसला है, स्टेटस भी चेक कर लो, वन आएगा आपका, देख लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। इको कमांड आप चलाएं यहाँ पे, नहीं आ रहा है इको, और यहाँ पे आप चलाएं डॉलर क्वेश्चन मार्क, आपको 137 यानी नॉन नो जीरो वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो वैल्यू आपको मिल रही है। जरूरी नहीं है वन ही मिले, ए 137 भी मिल सकता है, यानी कि कोई एरर आपके में आ रहा है ना। तो अच्छा ये कह रहा है कि ये एग्जिट कोड 137 है, चले कोई बात नहीं। तो यही मैं कमांड दोबारा चलाऊंगा तो मुझे जीरो आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये कमांड चलाता हूँ ना, ये वाली, कहाँ गई ये वाली, मैं कमांड चलाऊंगा ना, ls टैब हेल्दी, तो मैं ये कमांड चलाता हूँ तो नहीं आ रहा, सॉरी एल हो गया, ls टैम्प हेल्दी, ये चलाता हूँ, अभी भी कुछ गलत है। हाँ 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 हाँ, कैन नॉट एक्सेस, अच्छा नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ रहा है ना, तो ये फिर एरर आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे इको कमांड चलाऊं, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो 2 आ रहा है, यानी कि जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि एरर है। चले जी अच्छी बात है, एग्जिट कर ले, ठीक है। तो आपने वहां पे कुछ चेंजेस किए, कंट्रोल एल करते हैं। अब मैं जब इसका लाइवनेस प्रोब चलाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड माई लाइवनेस प्रोब, ठीक है। इससे पहले मैं पहले क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिड यू स्पेसिफाई द राइट होस्ट और पॉज, ये क्या हो गया, sudo su, just let me check, kubectl get pods, और देखें ये मेरे पास मेरा पॉड आ गया। अब मैं इसको डिस्क्राइब करके देखता हूं, kubectl डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नेम यानी कि ये वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, एंटर करें, और इस बार आप अगर देखें तो देखें जी ये क्या कह रहा है, लाइवनेस प्रूफ फेल्ड हो गया, ठीक है, कंटेनर लाइवनेस फेल्ड, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसके साथ हुई हैं, और भी देखें यहाँ पे ना कई सारे मसले इसके साथ हुए, और यहाँ पे इसने लाइवनेस प्रोब चलाया, क्यों चलाया, क्योंकि बीच में आपकी जो फाइल थी टैम्प हेल्दी वाली वो इसको नहीं मिली आउटपुट में, ये कह रहा है लाइवनेस प्रोब फेल्ड, क्योंकि हमें जो कैट टैम्प हेल्दी चलाना था वो हमें नहीं मिला। तो इसने क्या किया, इसने थोड़ी देर बाद जो है लाइवनेस का प्रोब चलाया, और दोबारा से कंटेनर क्रिएटेड, कंटेनर लाइवनेस, उसके बाद उसे क्रिएट किया, और अब वो वहां पे प्रॉपरली चल रहा होगा। इसने कहने का मतलब कंटेनर को डिलीट कर दिया इसने, और नया कंटेनर दोबारा से क्रिएट किया, ठीक है। तो लाइवनेस वाला देखो अपने आप काम हो गया, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो इस तरीके से ये हेल्थ चेक अपने आप करता रहेगा, आपको अब मैनुअली कुछ नहीं करना, आपको तो जस्ट उसे बताना है कि ये काम कैसे किया जाएगा। तो कंट्रोल एल करें, अब यहाँ पे आप इसे डिलीट कर दें काम को जो आपने किया है, kubectl डिलीट -f और liveness.yml,
और ये आपका पॉड डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लैब आपकी होनी है। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फ्लो बना रहा है, इसलिए धीरे धीरे वीडियोस लाने का पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ मैं। तो कोशिश करें आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लिंक्डइन पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और अगर हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी यही मैंडेटरी 2 सवाल आपको जवाब देने पड़ेंगे। लिंक्डइन का अपना आईडी वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आपने अपने फेसबुक पे हमारी कोई भी वीडियो शेयर करनी है, और शेयर करने के बाद उसका लिंक आपको वहां उस क्वेश्चन के आंसर में डालना है। तो वो जैसे ही आप कर दोगे, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे कनेक्ट हो जाओगे, अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चले जी, ये सारा काम हो गया, इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ चल के वो वॉल्यूम तो डिलीट कर दी, अब मैं मिनी क्यूब को भी स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि अगली लैब में दोबारा से बना लेंगे। अभी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा फिर, तो यहाँ इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो आई होप आपको आज की लैब समझ आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, लैब भी आपने परफॉर्म करके देख ली होगी, कोई मसला आपको नहीं हुआ होगा। और आई विल ट्राई कि यार कुबरनेटिस के जल्दी जल्दी मैं लेक्चर लाके कुबरनेटिस को बिल्कुल डिटेल में करा दूं। हेल्म चार्ट भी मैं लेके आने वाला हूं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कुबरनेटिस में अभी पेंडिंग है, तो मैं सारा कुबरनेटिस आपको करा रहा हूं। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। नो नीड टू वरी, मैं जितना ज्यादा करा सकता हूं कराने की कोशिश आपको करूंगा। अगले एक महीने के अंदर कोशिश करूंगा कि ये सारे लेक्चर्स मैं जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊं। और चलें अब बात को किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। गजल मुझे ये याद आती है कि वो लोग जो जिंदा हैं वो मर जाएंगे एक दिन, वो लोग जो जिंदा हैं वो मर जाएंगे एक दिन, एक रात के राही हैं गुजर जाएंगे एक दिन। अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं, लेकिन अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना नहीं, लेकिन मुद्दत हुई सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन, मुद्दत हुई सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन। और अपनी कहानी को इन 2 लाइनों में बयां करना चाहूंगा कि अधूरा इश्क था, अधूरा इश्क था, लेकिन मुकम्मल खा गया मुझको। चले, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।